हम सभी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, अनजान लोग भी और इसी के साथ साथ हमारे जो जानने वाले लोग हैं, हम सभी लोगों से मिलते हैं। इन सबके अंदर पता है खास बात क्या है? ये सब लोग जिंदा हैं और ये सब लोग हमें दिखते हैं, दूसरे लोगों को भी दिखते हैं और हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये इंसान जिंदा है और ये मरा हुआ नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाए जो यहां पर जिंदा ना हो? इस बात का अंदाजा ना तो उसे हो ना आपको हो, आसपास के लोगों को थोड़ा बहुत शक जरूर हो, लेकिन फिर भी वो आपको इसके बारे में चेतावनी ना दे सके। और वो शख्स आपके साथ में रहता है, घूमता है, फिरता है, एक बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छा बॉन्ड, दोस्ती का बॉन्ड। और उसके बाद जब आपको ये चीज मालूम चलती है कि इतने वक्त से जिस इंसान के साथ आप यहां पर थे वो जिंदा नहीं था, तो जो दिल को धक्का लगता है ना, वो सिर्फ वही आदमी जान सकता है जिसके साथ ये वारदात हुई है। तो आज की कहानी जो है ये कुछ अलग है, कुछ हटके है। ऐसी कहानी मैंने कभी भी पहले अपने चैनल के ऊपर कवर नहीं की और शायद ही मैं कभी आगे कवर कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी स्पेशल कहानियां बहुत ही कम होती हैं। और आज की जो कहानी है ये एक हॉरर के साथ साथ इमोशनल स्टोरी है, बहुत इमोशनल भी है। तो मेरे को तो ये स्टोरी बेसिकली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे अभी तक की शायद सबसे अच्छी कहानी यही होगी। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी है। खैर, बातें बहुत हो गई, मैं फटाफट से कहानी पर आता हूँ। कहानी है शेखर की। शेखर एक 32 साल का लड़का जिसकी शादी हो चुकी थी, कुछ यहाँ पर 7-8 साल हो गए थे शादी को, और उसके बाद में उसको मालूम चलता है कि जो उसकी वाइफ है वो उसको धोखा दे रही है। उसका किसी के साथ यहाँ पे अफेयर चल रहा है और इसी के साथ साथ वो अपने पति से बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी। पड़ोस वाले भी उस औरत से दुखी थे क्योंकि वो औरत हर वक्त चिल्लाती रहती थी, हर वक्त अपने पति को गालियां देती थी। और उसका और शेखर का एक छोटा सा बेटा था और कुछ यहाँ पर वो 5-6 साल का रहा होगा। वो अपने माँ बाप की इस हालत को देख करके बहुत रोता था और शेखर कुछ कर नहीं पाता था। अपनी बीवी को किसी तरीके से शांत करा दिया करता था, अपने बच्चे को प्यार करता था, लेकिन वो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, बहुत दुखी हो गया था। वो किसी भी तरीके से वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था। एक दिन वो अपनी वाइफ को बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाती, छोड़ दो मुझे। बदले में उस औरत का जवाब सुन के शेखर हिल जाता है। वो कहती है, छोड़ तो मैं तुझे कब का दूं, बस मेरे हिस्से के मुझे पैसे दे और मेरे बेटे की कस्टडी मुझे दे, मैं चली जाती हूँ। उसके बाद मैं जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी तेरी लाश तक को देखने ना हूं। इतना कुछ वो औरत बोलती थी, इतनी घृणा थी उसके मन के अंदर। और वो किसी के साथ यहाँ पे अफेयर में थी। न जाने क्या किया था शेखर ने ऐसा, क्योंकि आस पड़ोस के लोग जो थे वो यही बात बोलते थे कि शेखर बहुत अच्छा लड़का है, ना कभी गुस्सा, ना कभी पैसों की तंगी, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो औरत अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन उन लोगों का डाइवोर्स फाइनली हो ही गया। शेखर ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से उनके बेटे की कस्टडी उन्हें मिल जाए। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसके बिना वो रह नहीं सकते थे। लेकिन कोर्ट का आप जानते हैं कि जो कोर्ट होती है वो हमेशा इधर माँ को एक प्रायोरिटी ज़्यादा देती है, क्योंकि जो बच्चा है वो माँ के ज़्यादा क्लोज होता है। किसी भी तरीके से शेखर को अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिली और आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। कस्टडी उनकी वाइफ को मिल चुकी थी, पैसा भी लेकर चली गई, बेटा भी लेकर चली गई। शेखर के पास सिर्फ और सिर्फ दुख थे। इन दुखों के बीच में न जाने उनके साथ क्या हुआ, वो अब गुस्सैल रहना शुरू हो चुके थे। शराब, सिगरेट, इन सब का उन्होंने सहारा लेना शुरू कर दिया था। हाँ, ये जरूर था कि बिजनेस उनका अभी भी ठीक ठाक चल रहा था। पूरा ध्यान अपना डाइवर्ट करने के लिए वो बिजनेस पे फोकस किया करते थे। बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ शेखर की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो इधर बच्चों की वीडियोस बहुत देखते थे
जब से उनका बेटा उनसे दूर हुआ, वो गम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो YouTube वगैरह पे बच्चों के खेलने की वीडियोस और इसी तरीके से जो प्ले स्कूल में बच्चे खेलते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, ये सब वो बहुत देखते थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार था। वीडियोस देखते देखते वो रो पड़ते थे और उनको हर एक बच्चे में अपना ही बच्चा नजर आता था। शेखर इतने उदास रहते थे कि अकेले बैठे बैठे ही वो बस ये बोलते थे कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए, मुझे किसी भी तरीके से मेरा बेटा चाहिए, मैं किसी भी बच्चे को अपना बेटा बना लूँगा, अपना बच्चा बना लूँगा, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। शेखर के जितने भी दोस्त थे वो उनसे दूर हो चुके थे क्योंकि शेखर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन वो बहुत टूट चुके थे और वो जो अच्छाई थी वो आज भी उनके मन के अंदर दबी हुई थी। इसी तरीके से जिंदगी चलती रहती है। एक दिन शेखर यहाँ पर टपरी पर बैठ के चाय पी रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऑड हो, बिल्कुल नॉर्मल दिन। जीना तो न जाने शेखर ने कब का छोड़ ही दिया था। चाय पी रहे थे और वो चाय भी उनको आज कड़वी ही लग रही थी, कुछ मजा नहीं था उस चाय के अंदर। शेखर यहाँ पर देखते हैं कि एक बच्चा सामने से चलता हुआ आ रहा है, कुछ 5-6 साल का ही रहा होगा, उन्हीं के बेटे की उम्र का। वो आ रहा है और रो रहा है, थोड़ा थोड़ा रो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज रो रहा है, थोड़ा थोड़ा रो रहा है। उसके बाल यहाँ पर बिखरे हुए हैं, आगे की तरफ आए हुए हैं, बालों पर धूल मिट्टी है और इसी तरीके से जो कपड़े हैं वो भी सने हुए हैं। शेखर ने उसको देखा और देख करके बस एक झलक देखकर वापस वो चाय पीने लग गए। उसके बाद चाय पीकर जब वो उठे, वो जाने लगे, उनको दोबारा से वो बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। ऐसा ही उस दिन होता रहा कि कुछ यहाँ पर आधे घंटे में उनको उस बच्चे की झलक 5 से 6 बार हुई होगी। वो लगातार रो रहा था और कुछ हल्का फुल्का बोल रहा था, मुंह खोल के कुछ बोल रहा था। शेखर को बड़ा अजीब लगा कि ये बच्चा जो है ऐसा नहीं कि कोई भिखारी हो, ऐसा नहीं था। कपड़े वगैरह भले उसके गंदे थे, लेकिन फिर भी उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बिछड़ चुका है। उसके कंधे पर एक बैग था जिसमें मिकी माउस बना हुआ था और देखकर के ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा या तो स्कूल से आ रहा है या फिर कहीं पर ये भटक चुका है। वो उस बच्चे के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम भटक गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्चा कहता है, अंकल देखो ना, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप मुझे सुन पा रहे हो? कहता है, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम मेरे सामने तो खड़े हो। कहता है, अंकल मेरे पापा को ढूंढ दो। बस वो एक ही बात बोल रहा था, मेरे पापा को ढूंढ दो, मेरे पापा को ढूंढ दो। शेखर ने कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शिवम है। कह रहा, अच्छा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? उसने कहा, नहीं पता। उस बच्चे को अपने घर का एड्रेस ही नहीं पता था। शेखर को लगा कि शायद जो उनका बैग है उस बच्चे का, बेसिकली उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। बैग खोलकर देखते हैं तो एक पानी की बोतल थी, एक टिफिन रखा हुआ था और यहाँ पर एक फोटो थी। ये कुल मिलाकर 3 चीजें थी। पानी की बोतल आधी खाली हो चुकी थी और वो क्रश्ड थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको उस बच्चे ने क्रश कर दिया। इसी के साथ साथ जो टिफिन था, वो लोहे का बॉक्स होता था ना टिफिन का, आपको याद होगा, उस टिफिन पर एक डेंट पड़ा हुआ था। अब लोहे का जो टिफिन होगा उसके ऊपर अगर डेंट पड़ रहा है तो ये काम बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे के हाथों में इतनी ताकत होगी नहीं। आम इंसान के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अगर वो उस डब्बे को ऐसे दबा दे। डेंट था उसके ऊपर और इसी के साथ साथ जो वो फोटो थी उस पर उस बच्चे की हंसती हुई फोटो थी, नाम लिखा हुआ था राज, और पीछे शायद कुछ एड्रेस था या क्या था, 3-4 लाइन पीछे कुछ लिखी हुई थी इस फोटो के। और इधर उन्होंने ढंग से उसको जब देखने की कोशिश की तो शेखर के हाथ सिर्फ इधर नाकामयाबी ही लगी, क्योंकि जो पानी की बोतल थी वो उस फोटो पे गिर चुकी थी, तो फोटो तो गीली हो ही चुकी थी और जो एड्रेस था, जो पेन से लिखा हुआ था, वो भी मिट चुका था। और वो बच्चा रोए जा रहा था और लगातार ये कह रहा था, मेरे पापा को ढूंढ दो, मेरे पापा को ढूंढ दो। शेखर को उस पर बहुत तरस आया और वो उस बच्चे को लेकर के अपने साथ आ गए। उन्होंने उस बच्चे से बहुत सवाल पूछे कि बेटा तुम्हारे पास में जो ये बैग है इसकी इतनी बुरी हालत कैसे है? वो कहता है, अंकल नहीं पता। बेटा ये टिफिन इसका क्या हुआ? अंकल नहीं पता। बोतल? अंकल नहीं पता। ये फोटो ये कैसे गीली हो गई? अंकल नहीं पता। बस एक ही जवाब वो दिए जा रहा था।
बच्चे की अगर मैं नेचर बताऊं तो बच्चा बहुत प्यारा, उसकी शक्ल जितनी मासूम थी उसकी हरकतें उससे भी ज़्यादा मासूम। ना रोना ना धोना ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अपने माता पिता से बिछड़ गया था तो बच्चा तो रोएगा ही, पर ऐसा नहीं कि जिद्दी हो या फिर खिलौने देख के यहाँ पे लड़ना शुरू कर दे, नहीं ऐसा नहीं था वो। शेखर उसे अपने घर ले आते हैं और उसको कहते हैं बेटा तुम्हें भूख लग रही है, खाना खाओगे? वो कहता है नहीं अंकल। वो कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ दूंगा, पर तुम मुझे बताओ, कुछ तो बताओ उनका हुलिया कैसा है। कुछ उस बच्चे को याद नहीं था, हल्का फुल्का जो बता रहा था, पर शेखर उससे रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ना ही उस बच्चे को वो इधर पुलिस स्टेशन छोड़ना चाहते थे और ना ही किसी अनाथालय में, क्योंकि उस बच्चे की फिर जो दुर्गति होती वो बहुत गंदी होती, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे माता पिता को ढूंढ दूं। उन्होंने कहा ठीक है। वो बच्चा शेखर को देखकर हंसता रहता था और शेखर के साथ वो बहुत कंफर्टेबल हो गया था। कुछ 2-3 घंटे में ही वो बहुत कंफर्टेबल हो गया था। उस वक्त रात हो चुकी थी और शेखर को लगा कि बच्चे के सामने शराब पीना ठीक नहीं, तो उन्होंने शराब वगैरह को और जो सिगरेट वगैरह को छुपा दिया। बच्चे को कहा बेटा नींद आ रही है, सोओगे, फिर हम कल चलेंगे तुम्हारे माता पिता को ढूंढने। उसने कहा नहीं अंकल। शेखर ने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद तो बच्चा सो ही जाएगा, और उन्होंने अपने बेड के साथ में ही उसका भी बेड लगा दिया और वो सोने चले गए। लेकिन सुबह जब वो उठे तो वो बच्चा शेखर के सामने ही बैठा था और उनको देखकर हंस रहा था। मतलब नॉर्मल सी स्माइल, ऐसे नहीं कि पागलों की तरह हंस रहा हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सी स्माइल जैसे हम सभी देख करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ना मॉर्निंग में, सेम वैसे ही। उन्होंने कहा बेटा तुम सोए नहीं? कह रहा अंकल मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं, और मेरे पापा को ढूंढ दो। तो उनको लगा कि शायद ये बच्चा जो है यहीं पर आस पड़ोस का होगा, तो आसपास में उन्होंने फ़ोटो दिखाई और पूछा कि ये भाई साहब ये बच्चे की फ़ोटो देखी आपने और मालूम है कि कहाँ पे इसका एड्रेस है? 10-15 लोगों से पूछ लिया, सभी लोगों ने कहा हम नहीं जानते। लेकिन और भी हाथ पैर मारे गए और ढूंढा गया, सब ने ये बात बोल दी कि हम इस बच्चे को नहीं जानते और कहाँ पे इसका घर है हमें नहीं पता। बच्चे की तरफ जब शेखर ने देखा तो बच्चे की आंखों में आंसू आ चुके थे, एक बूंद उस बच्चे की आंख में यहाँ पर आ चुकी थी और वो रोने को हो रहा था। शेखर ने कहा बेटा चॉकलेट खा लो, कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा, मैंने तुमसे कहा है। वो कह रहा नहीं अंकल, बस मेरे पापा को ढूंढ दो, यही बात वो बोलता था। कुछ ऐसे ही अगला दिन भी बीत गया आस पड़ोस के लोगों से बात करते हुए, लेकिन उधर भी नाकामयाबी ही हाथ लगी। उनको अब उस बच्चे का साथ काफी अच्छा लगता था। न जाने वो बच्चा खाना क्यों नहीं खाता था या फिर वो सोता क्यों नहीं था। कई बार शेखर ने उसको खाना ऑफर किया, वो कहता था अंकल मेरा पेट भरा हुआ है। तो शेखर को लगता था कि घर में जब मैं इसको खाना नहीं देता हूं तो डिब्बे में से बिस्कुट निकाल करके या फिर कुछ ऐसा ही खा लेता होगा, पर वो खाना नहीं खाता था और रात को वो सोता भी नहीं था या फिर शेखर से पहले उठ जाया करता था। हमेशा शेखर उठकर देखते थे, वो बच्चा उठा हुआ मिलता था। अगले दिन शेखर कहते हैं बेटा मुझे ना ज़रा ऑफिस में थोड़ा बहुत काम है, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे माता पिता को ढूंढूंगा, तो तब तक रुक जाओगे मेरे साथ? क्योंकि शेखर का बेटा चला गया था और उसी के अंदर उनको अब अपना बेटा दिखता था, तो उन्होंने भी उसके माता पिता को ढूंढना यहाँ पर डिले कर दिया कि मुझे इस बच्चे का साथ मिलता रहे। उस बच्चे ने कहा हाँ अंकल बिल्कुल। उस दिन बहुत ही अजीब वारदात हुई जो नॉर्मल लाइफ में हर किसी के साथ नहीं होती। शेखर उस बच्चे को लेकर अपनी कार में जा रहे थे और कार में जाते हुए एक रोड पर पहुंचते ही उस बच्चे ने तेज तेज रोना स्टार्ट कर दिया। बहुत बुरी तरह वो लड़का रो रहा था, बहुत ही बुरी तरह, और इतनी तेज तेज रो रहा था, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था कि शेखर के सर में दर्द हो गया और बस ये कह रहा था अंकल आगे मत जाओ, अंकल आगे मत जाओ। वो कह रहा बेटा क्या हो गया, आगे क्यों नहीं जाऊं? कहता नहीं नहीं अंकल आगे मत जाओ, आपको बिल्कुल आगे नहीं जाना, अभी गाड़ी मोड़ दो। वो बच्चा बहुत जिद करने लगा और बच्चे जब जिद करते हैं तो अगर उनकी बात ना मानी जाए तो भाई वो तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ उसने भी किया। आखिरकार शेखर को सामने के मोड़ से गाड़ी मोड़नी पड़ ही गई। उन्होंने उस बच्चे से पूछा बेटा ऐसा तूने क्यों किया? और सबसे अजीब बात ये कि उस मोड़ पर मुड़ते ही उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। जैसे कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, कुछ यही आप समझ लीजिए। उसने यहाँ पर रोना बंद कर दिया। तो शेखर ने पूछा उससे कि बेटा क्या हुआ था, क्यों इतना तू रो रहा था, ऐसा क्या हो गया? उस बच्चे ने उधर जो कहा वो कोई आम बात नहीं थी। उसने कहा आगे एक बस का एक्सीडेंट हो चुका है। उन्होंने कहा अच्छा,
तुझे कैसे पता? शेखर मजाक समझ रहे थे कि बच्चा ये बात बोल रहा है तो मजाक होगा। उसने कहा अंकल मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंट हो चुका है। शेखर ने कहा ठीक है। गाड़ी चलती रही, वो उसको ऑफिस में लेकर आ गए और ऑफिस में टीवी में उन्होंने खोल करके देखा कि वहां पर सच में एक बस का एक कार से एक्सीडेंट हो चुका था। और कमाल की बात यह थी कि वो कार जो थी वो शेखर के पीछे चल रही थी और जब शेखर उस मोड़ से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं तो कार जो थी वो सीधी निकल गई थी। अगर शेखर की कार उस कार की जगह पर होती तो आज शेखर जिंदा नहीं होते। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने अभी अभी देखा क्या। उस बच्चे ने कुछ 15 मिनट पहले ही बात बोली थी कि उस बस का एक्सीडेंट हो चुका है। उसने होने वाला नहीं बोला था, उसने कहा हो चुका है। उनको लगा ये चीज तो बहुत अजीब है, इस बच्चे को ये चीज कैसे मालूम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने इसको बस एक इत्तेफाक समझा और ये सोचा कि बच्चे ने शायद न्यूज़ पढ़ ली होगी और इसी के चलते इसने ये बात बोल दी होगी कि वहां पर एक्सीडेंट हो चुका है। तो उन्हें लगा बच्चा जो है ये इंटेलिजेंट भी है। लेकिन ये इत्तेफाक अगर यहीं रुक जाता तो भी ठीक था, लेकिन इसके आगे कुछ ऐसी वारदातें शेखर और शिवम के साथ हुई जिसको देख करके शेखर को इस चीज पर पूरा विश्वास हो चुका था कि शिवम कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अगले दिन जब इधर शेखर दोबारा से ऑफिस जा रहे थे शिवम को लेकर के, उस दिन उस बच्चे ने कहा अंकल आज ना आप छाता लेके चलो, ऑफिस में हम दोनों चलेंगे, छाता लेके चलो। उसने कहा बेटा लेकिन मौसम तो साफ है, छाते की क्या जरूरत? उसने कहा नहीं आज बारिश होने वाली है। उसने कहा बेटा मौसम बिल्कुल सुहाना है और आज तो बारिश होगी नहीं। वो बच्चा जिद करने लग गया और वो उसी तरीके से जिद कर रहा था जैसे उसने कल करी। आज शेखर जल्दी मान गए थे क्योंकि कल उन्होंने उस बच्चे की हरकत देखी थी, तो वो जल्दी मान गए थे। छाता लेकर वो गए और इधर जब वो ऑफिस पहुंचे और ऑफिस से जब वो वापस आ रहे थे यहां पर बहुत ही भीषण बारिश शुरू हो गई। लेकिन शेखर के पास में यहाँ पे छाता था तो शेखर और शिवम दोनों भीगने से बच गए। कमाल की बात थी आखिर शिवम को इसके बारे में पता कैसे चलता था। यहां भी शेखर ने अपनी तिगड़म बिठाई और सोचा वेदर फोरकास्ट देख लिया होगा, क्योंकि शिवम जो था वो इधर टीवी वगैरह देखा करता था लेकिन वो सिर्फ कार्टून देखता था। वेदर फोरकास्ट या न्यूज चैनल तो कौन सा बच्चा देखता है। शेखर ने इसको भी इत्तेफाक माना। अगले दिन शेखर और शिवम वापस से ऑफिस के लिए रवाना हो रहे थे और इन्हीं बीच में वो लगातार अपने दोस्तों को ये बात बोल रहे थे कि यार देख लो अगर कहीं पर तुम्हें इस बच्चे की जानकारी मिले तो। तस्वीरें उन्होंने अपने ऑफिस में सर्कुलेट कर दी थी, अपने जान पहचान वालों के यहाँ पे सर्कुलेट कर दी थी और जहां पर भी हो सकता था जितनी भी उनकी पहुंच थी वो कर दिया था। 3 दिन में सिर्फ नाकामी ही हाथ आ रही थी लेकिन वो उस बच्चे के साथ खुश थे। तीसरे दिन शेखर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, उनको एक जमीन खरीदनी थी, बेसिकली मकान था वो, उसको खरीदने जा रहे थे। शिवम ने इधर एक ऐसी बात बोली जो किसी भी न्यूज चैनल पे या फिर कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकती। इस चीज को शेखर किसी भी तरीके से मना कर ही नहीं सकते थे या ये नहीं कह सकते थे कि ये उनका मन का वहम है। उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जब वो गए, उधर जाते ही शिवम ने ये बात बोली अंकल ये घर मत खरीदना। उन्होंने कहा क्यों बेटा? ये घर बहुत अच्छा है और देखो सस्ता भी है और इसीलिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, इसको लेना चाहता हूँ। शिवम ने कहा अंकल यहाँ पर एक आंटी रहती है और वो आपको देख रही हैं, वो बहुत गुस्से में है और वो आपको रहने नहीं देंगी। उन्होंने कहा अच्छा। वो आसपास नज़र घुमाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कोई औरत नहीं थी। उनका बेटा यहाँ पे कोई आंटी नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा अंकल है। शेखर के साथ में जो पिछले 2 दिन के अंदर वारदात हुई थी, उन्होंने इस वारदात को हल्के में नहीं लिया और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछ ही लिया कि भाई साहब इतने सस्ते में आप मकान कैसे दे रहे हैं। उसने कहा देखिए मुझे पता है और मुझे लग भी रहा था कि आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों के पेट में कोई बातें तो पचती है नहीं। भाई साहब यहाँ पर कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा भटकती है और इसी के लिए मैं आपको ये प्रॉपर्टी सस्ते में दे रहा था। बाकी अब आपकी मर्जी है, आप बताइए लेना चाहते हैं नहीं। मुझे तो लगता है ये मनहूस घर कभी भी बिकेगा ही नहीं, मेरे ही
मत्थे पड़ चुका है। शेखर ने इधर शिवम की तरफ देखा और शिवम शेखर को देखकर हंस रहा था, क्योंकि शिवम ने वही बात बोली थी जो प्रॉपर्टी डीलर ने बोली थी, और यह चीज शेखर के सामने हुई थी कि शिवम और प्रॉपर्टी डीलर ने उससे पहले एक दूसरे से बात तक नहीं करी थी। तो ये बात आखिर शिवम को मालूम कैसे चली? शेखर को मन ही मन ये चीज लगी कि शायद से ये बच्चा जो है, इसके पास में ऐसी कोई चीज है या फिर ऐसी कोई पावर है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। उन्हें अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो बहुत ऑड हो। उन्हें लग रहा था कि शायद ये बच्चा जो है, इसके ऊपर भगवान की कृपा है जो ये ऐसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता है। उन्होंने उससे पूछा कि जब तुम इतनी सारी बातें बता सकते हो तो ये भी बता दो कि तुम्हारे माता पिता का घर कहाँ पे है। उसने कहा, अंकल मुझे बस ये नहीं पता, मुझे यही नहीं पता मेरे माता पिता का घर कहाँ है। और आप जो पूछ रहे हो ना कि मुझे कैसे पता लगता है, बस मैं जब आपके साथ जाता हूँ ना वहाँ पर, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैंने बोल दिया। और अंकल ये चीज़ पहले नहीं होती थी, पता नहीं अब कैसे होने लग गई। शेखर को बहुत अजीब लगा। लगातार वो बच्चा दिन प्रतिदिन ये बात बोलता था, मेरे पापा को ढूंढ दो। और अब वो इंटेंसिटी जो थी वो कम हो गई थी। ऐसा नहीं था कि दिन प्रतिदिन वो ज़्यादा बोलता हो कि ढूंढ दो, नहीं, चिल्लाता नहीं था वो। उसको भी शेखर का साथ अच्छा लगता था। शेखर को कहीं ना कहीं लगा कि इस बच्चे की पूरी जानकारी इसके माता पिता से ही मिलेगी कि आखिर इस बच्चे के अंदर बात क्या है। शेखर ने अपने सारे कामों को एक तरफ रख दिया। कुछ 3 से 4 दिन ही हुए थे कि शिवम शेखर के साथ रुका हुआ था। उन्होंने कहा, मैं तेरे माता पिता को ढूंढूंगा। उन्होंने उससे बहुत बार पूछा कि कोई तो हिंट दे, आखिर कुछ तो बता कि जिसके चलते मैं कुछ जान सकूं कि कहां पर ढूंढूं। इतनी बड़ी जगह में आखिर मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा। उस बच्चे ने बस एक बात बोली, आगरा। क्या मेरे माता पिता ने आगरा बोला था? पता नहीं, शायद वो वहीं रहते हो, मुझे नहीं पता आगरा का है। शेखर समझ गए कि इसका घर जो है आगरा में है। बच्चे को लेकर वो आगरा गए। आगरा में भी उन्होंने बातचीत कर ली। उनका एक दोस्त भी रहता था, वहाँ पर भी पूछा उन्होंने कि यहाँ पर कुछ शिवम वगैरह के बारे में मालूम चले। उसने कहा, भाई मुझे तो नहीं पता यार, और तूने तो हर जगह फ़ोटो बंटवा ही दी है, तो कुछ भी नहीं पता। शेखर ने इधर सोचा कि लापता की जो लिस्ट होती है वहाँ पर ट्राई किया जाए। लापता की लिस्ट में पूछा कि एक 5-6 साल का बच्चा जिसका नाम शिवम है वो गुम हुआ है क्या? उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, कोई शिवम गुम नहीं हुआ, किसी की रिपोर्ट नहीं आई। बड़ी कमाल की बात थी। वो बच्चा आगरा बोल रहा था। आगरा में जहां तक वो ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा, और बस उनको यहां पर निराशा ही हाथ लगी। बाय रोड वो आगरा गए थे और वहीं से वो वापस आ रहे थे, और आते आते बहुत इधर शेखर दुखी हो चुके थे कि आखिर इस बच्चे का घर है तो है कहाँ, कहाँ पर मैं इसको छोड़ूं, कहाँ पर इसके माता पिता हैं। वो बच्चा बस ये बोल रहा था, मुझे आगरा का ही पता है। एड्रेस उस बच्चे का मिल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो एक चाय की दुकान पर यहाँ बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे, और इधर शिवम से बात कर रहे थे इसी के बारे में कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं पुलिस के पास चला जाऊं। शिवम थोड़ा बहुत रोने जैसा मुंह बना लेता है, लेकिन उसी वक्त पर जो चाय वाला था वो आता है और शेखर का उदास चेहरा देख करके वो पूछता है, भाई साहब कोई परेशानी है क्या? वो कहता है, भाई साहब पता नहीं, ये फोटो देखिए आप, ये बच्चा जो है, और सामने की तरफ वो इशारा करता है, बच्चा जो है ये गुम हो गया है, और पता नहीं मुझे कि मैं इसको ढूंढ भी पाऊंगा इसके माता पिता को या नहीं। फोटो देखकर वो चाय वाला कहता है, ये मैंने कहीं देखा है, इस बच्चे को मैंने कहीं देखा है। वो कहते, कहाँ देखा तुमने, जल्दी बताओ। शेखर की खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा, साहब याद नहीं, पर मैंने इसको देखा है। शेखर किसी भी तरीके से एक रिजल्ट पर पहुंच ही नहीं रहे थे। चाय वाले ने देखा जरूर था, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा था। शेखर के दिमाग में न जाने क्या बात आई और उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा। उन्होंने उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या यहाँ पे? उसने कहा, हाँ कुछ हुए यहाँ पे, 3-4 महीने में तो होते ही रहते हैं और आम सी बात है। और हाँ मुझे याद है, ये बच्चा जो है ना, इसका एक्सीडेंट हुआ था। शेखर एकदम से उस बच्चे की तरफ फटी आंखों से देखते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी चाय वाले ने बोला क्या। उन्हें विश्वास नहीं था।
चाय वाला अखबार लेकर आता है और अखबार ला करके उनके सामने रखता है। उस अखबार पे जो एक वैगनार थी उसकी टक्कर एक कार से हो गई थी, जिसके अंदर 3 लोग मौजूद थे और तीनों लोग बहुत ही घायल अवस्था में मिले थे। शेखर ने नाम पढ़ा तो नीचे नाम शिवम और उसके माता पिता का लिखा हुआ था, फोटो कोई भी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने और पूछा उस चाय वाले से कि आखिर इस एक्सीडेंट में क्या हुआ। उसने कहा साहब पता नहीं, एम्बुलेंस आई थी, तीनों को लेकर चली गई, तीनों लोग जिंदा थे और उसके बाद तो मुझे पता नहीं और मैं तो कुछ बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई एड्रेस वगैरह है इन लोगों का? कह रहा देखता हूँ साहब, कुछ अगर मिलता है तो। वो देखता है और उसके पास में उनका एड्रेस था, न जाने कहाँ से वो एड्रेस लेकर आया था, कुछ नहीं पता। इसी के साथ साथ गाड़ी का नंबर भी था। तो वो दोनों चीज़ें शेखर को दे देता है। शेखर समझ चुका था कि सारी की सारी बात इसके माता पिता के सामने जाकर के ही मालूम चलेगी और उनको ये बच्चा मैं हैंड ओवर कर दूंगा। अभी भी शेखर को उस बच्चे की असलियत नहीं मालूम थी कि आखिर वो बच्चा है तो है कौन, और ना ही उस बच्चे को अपनी असलियत मालूम थी। हकीकत से दोनों यहां पर कोसों दूर थे और जब हकीकत इधर शेखर के सामने आती है ना, उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने सुना क्या है, क्योंकि उस चीज को वो टाल नहीं सकते थे। इसी के साथ साथ एक बात बहुत जरूरी है, शिवम कभी भी अपने बैग को नहीं छोड़ता था। वो मिक्की माउस वाला बैग जो था वो हमेशा उसके पास रहता था। अगर उसके पास नहीं तो शेखर के पास रहता था। शेखर उसी बैग को लेकर ऑफिस जाते थे, वहां से वापस आते थे, शिवम को भी लेकर अपने साथ जाते थे और ऐसा सब कुछ चलता रहता था। उसके अंदर कभी कभी शेखर भी अपना खाना रख लिया करते थे और ऑफिस जाना आना, पानी की बोतल वगैरह वो सब उसके अंदर रहती थी। शिवम की जान अटकती थी उस बैग में, वो उस बैग को छोड़ नहीं सकता था। बहुत ढूंढने पर यहां पर फाइनली उन्हें एक घर दिखता है, जिस घर के बाहर लिखा हुआ था चोपड़ा निवास। उसके बाहर जाते ही अचानक से शिवम इधर शेखर का हाथ छोड़ता है और घर की तरफ भाग जाता है। घर पे जाकर के वो गेट खटखटा रहा था, क्योंकि जो बेल थी वो काफी ऊपर थी, वहां तक उछलकर भी उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। शेखर आते हैं, हंसते हुए उसके माथे पर यहां पर हाथ रखते हैं और बेल बजाते हैं। बेल बजा करके एक औरत बाहर निकलती है, उसको शेखर यहाँ पे नमस्ते कहते हैं और कहते हैं जी आपका एक्सीडेंट हुआ था नेशनल हाईवे पर? उन्होंने कहा हाँ जी। कह रहे देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपके बेटे से रिलेटेड, आपका बेटा मेरे साथ है। वो कहती क्या? कहता इतना क्यों शौक हो रही हैं आप, आपका बेटा मेरे साथ है? अच्छा वो गुम हो गया था इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। वो इतने में अपने हस्बैंड को बुलाती है जो पीछे से यहाँ पर अखबार पढ़ते हुए आए और उनको वो कहती है ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। वो कहते हैं भाई साहब आपका बेटा ये खड़ा मेरे साथ में, ये गुम हो गया है और आपका बेटा वैसे तो बहुत अच्छा है और मेरा तो एक तरह से बॉन्ड बन गया, इसका दोस्ती बहुत अच्छी है मेरी इसके साथ में। शिवम अभी भी हंस रहा था, अपने माता पिता को देखकर हंस रहा था और अचानक से उसने शेखर का हाथ झटका और अपनी माँ के साथ में जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने शेखर को यहाँ पे डांटना शुरू कर दिया। कहा तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता है तुम क्या बात बोल रहे हो, अपने होशो हवास में हो? मेरा बेटा मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। भाई साहब इकलौता बेटा था मेरा, चला गया। इस तरीके का मजाक मत किया करो, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। भले और शरीफ लोग हैं हम लोग इस तरीके का मजाक अफोर्ड नहीं कर सकते। शेखर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका बेटा मेरे साथ में आया है, यहां ये रहा मेरे साथ में खड़ा हुआ है। वो तो कहते कहां है, दिखाइए कहां है मेरा बेटा? कहता है अपनी माँ के साथ खड़ा है, आपके साथ में देख लीजिए, उधर ही तो खड़ा हुआ है। माँ देखती है लेकिन उसको तो अपना बेटा नहीं दिख रहा था और बेटा जो था वो अपनी माँ को देख रहा था और हंस रहा था। इधर इसी के ऊपर बात चल रही थी, दोनों लोग यही बात बोल रहे थे। शेखर कह रहे थे वो जिंदा है, उनके फादर कह रहे थे वो मर चुका है, दोनों यही बात बोल रहे थे। अचानक से जो शेखर की माँ थी उनकी नजर उस बैग पर पड़ती है, जो बैग शिवम का था। वो उस बैग को देखकर अचानक से रो पड़ती है और कहती है ये बैग तो शिवम का है, आपको कैसे मिला? वो कहते हैं शिवम ने ही तो दिया है मुझे, मैं तब से आपको ये बात बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सदमा लग चुका है शायद से, मुझे नहीं पता। आपके बेटे ने मुझे बैग दिया, ये खड़ा है आपके साथ में। शिवम के फादर ने भी वो बैग देखा और अब वो इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकते थे
क्योंकि शेखर के पास में वो बैग था जो शिवम को सबसे ज्यादा प्यारा था। शिवम की माँ उस बैग को खोलकर देखती है तो कुछ सामान उसके अंदर शेखर का था, और यहीं पर वही पानी की बोतल और इसी के साथ में फोटो जो यहाँ पर पानी की वजह से गीली हो चुकी थी, शिवम की पड़ी हुई थी। शिवम की माँ कहती है कि हमने इसके बैग के अंदर फोटो डाली थी और अगर ये बच्चा गुम जाए तो एड्रेस लिखा हुआ था ताकि कोई आकर के इसको हमारे पास में छोड़ जाए। शेखर को इधर समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तो इधर शिवम के फादर बताते हैं, भाई साहब उस दिन हम लोग आगरा जा रहे थे और हम लोग बहुत खुश थे, और लगातार इधर जो शिवम था वो आगरा आगरा दोहराए जा रहा था। उसको आगरा जाने की बहुत एक्साइटमेंट थी, उसको पता भी नहीं था कि आगरा में है क्या, बस खुश था वो। न जाने सामने से कैसे वो ट्रक आया, उससे हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। हमारी जान तो बच गई लेकिन शिवम मर चुका था। शिवम अचानक से इधर शेखर को देखता है और भागते हुए वापस जाकर शेखर का हाथ पकड़ लेता है। शेखर का शरीर ठंडा पड़ चुका था, कांप रहा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पिछले 3 दिन से वो जिस बच्चे के साथ रह रहे थे वो मरा हुआ था। वो अचानक से हाथ झटक देते हैं और डर जाते हैं उसको देखते हुए, लेकिन शिवम उनको देखकर हंस रहा था और वापस उनके पास जाके खड़ा हो गया। आगे वो और सच्चाई बताते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ था कि हमारा बेटा मर गया, उसके बाद में हमने इसका अंतिम संस्कार भी किया, लेकिन एक कमाल की बात थी कि हमें उसका बैग नहीं मिला। वो बैग जो उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था, न जाने वो बैग कहाँ गायब था। हमें वो बैग नहीं मिला। हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया और हमें लगा कि इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन आपके पास में बैग है और आप ये बात बोल रहे हैं तो हम इस चीज़ से मुंह नहीं फेर सकते। शेखर का मुंह बिल्कुल उतर चुका था, बहुत उदास हो गए वो, और उन्होंने कहा, भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपका बेटा मरा ज़रूर है लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिली। वो यहाँ पर किसी पंडित को बुलाते हैं और उनसे इसके बारे में बात करते हैं। पंडित बताता है कि कुछ आत्माएं ऐसी ज़रूर होती हैं जिन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो मरने के बाद में भी इस दुनिया में ही भटकती रहती है और उनको लगता है कि वो जिंदा है। जैसे आपको याद होगा कि भांगड़ वगैरह के बारे में मैंने बात करी अपनी वीडियोस में, तो उसमें भी मैंने ये बात बताई है कि जो भांगड़ का किला है या कुलधारा का जो गांव है, उसमें वहां के लोकल लोगों का यही कहना है कि आज भी जो आत्माएं हैं वो वहीं पर भटक रही हैं। या कुलधारा में अगर आप रात के समय में कुलधारा के आसपास से गुजरेंगे तो आपको वहां पर जो है बाजारों का शोर सुनाई देगा, उन खंडरों में बाजारों का शोर, जो यहाँ पर 200-300 साल से खंडर हैं। तो वहां पर जो आत्माएं हैं वो अभी भी उधर भटक रही हैं और उनको लगता है कि वो जिंदा है, इसीलिए वो किसी को यहाँ पर बसने देना नहीं चाहती। कुछ ऐसा ही शिवम के साथ में भी था। इधर पंडित जो था वो दोबारा से शांति पाठ करता है और किसी तरीके से इधर शिवम की आत्मा को मुक्ति दिलवाता है, और यहाँ पर वो कहता है कि आपके बेटे को मुक्ति मिल चुकी है। बैग अभी भी इधर शेखर के पास में ही था। शेखर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि देखिए ये जो शिवम का बैग है ये मुझे बहुत प्यारा है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसको रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा भाई साहब हमें कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए, और हम तो बस यही चाहते हैं कि जितनी इसकी मेमोरीज है वो हमसे दूर चली जाए। अगर आपको खुशी है बैग रखने में तो आप रख लीजिए। इधर शेखर पंडित जी से ये भी बात पूछते हैं कि आखिर उन्हें वो क्यों दिखता था। तो पंडित जी उनको ये बात बताते हैं कि कई बार अगर आप किसी आत्मा को डेस्परेटली बुलाना चाहते हैं तो वो आत्मा जो होती है वो आपसे मिलने आ जाती है। तो इधर जो शेखर होते हैं उन्हें फर्स्ट मीटिंग याद आती है कि शिवम ने एक बात बोली थी कि अंकल मुझे कोई भी सुन नहीं रहा है, आप मुझे सुन सकते हैं। उनको ये बात याद आती है कि उस वक्त पर भी कोई भी इधर शिवम की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ शेखर ही थे जिन्होंने यहाँ पर शिवम की तरफ ध्यान दिया था। तो शायद से वो अपने बच्चे को इतना मिस करते थे जिसके चलते उन्हें शिवम में ही अपना बच्चा दिखता था। मायूस होकर के रोते हुए वो अपने घर आ जाते हैं और उनकी कंपनी में जो इधर नौकर वगैरह थे वो उनसे पूछते हैं सर अब आपकी तबीयत ठीक है। वो कहते क्या हुआ मेरी तबीयत को, देखो मेरे से मजाक मत करो, मेरी तबीयत ठीक है नहीं, पर इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हैं अब आप अकेले में बात तो नहीं करते, क्या आप नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो यार, कौन सी अकेले में बात कर ली मैंने, क्या कर लिया। वो उन्हें इधर सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। फर्स्ट डे जब शिवम और शेखर ऑफिस के अंदर आ रहे थे तो शेखर इधर देखते हैं कि वो अकेले किसी से बात करते हुए जा रहे थे और उछल रहे थे, मतलब बेसिकली जंप कर रहे थे।
शायद शिवम ने कोई जोक क्रैक किया होगा या शेखर ने खुद किया होगा, और उनके हाथ में वो बैग था। उनके नौकरों ने उनसे बात बोली कि सर हम डरते थे कि आपको सच ना बताएं, लेकिन आपकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, तो अब आप ठीक है नहीं। शेखर इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि शिवम को सिर्फ वही देख सकते थे, और उनके आसपास के जो लोग थे वो कभी भी शिवम को नहीं देख पाते थे। जब भी वो कहते थे कि ये बच्चा गुम हो गया है, तो वो लोग कहते थे आखिर उसकी फोटो तो दिखा दो। बड़ा अजीब लगता था इधर शेखर को कि वो फोटो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में ही तो खड़ा था शिवम, लेकिन वो लोगों से बहस नहीं करते थे और फोटो दिखा देते थे। इसी तरीके से ढाबे वाले ने भी कहा था कि भाई साहब फोटो दिखा दो। ये सारी बातें उनके जहन के अंदर चल रही थी। वो बैग लेकर के वो अपने साथ आ गए, और उस बैग को रख करके एक रात वो सो रहे थे कि उन्हें दोबारा से इधर शिवम का सपना आता है, जो उधर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उनसे कह रहा था, अंकल मुझे मेरा बैग दे दो। उन्हें लगता है शायद से ये बैग जो है इसको इतना प्यारा है कि ये बैग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो अगले दिन दोबारा से उसके पेरेंट्स के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये जो बैग है हमें शायद से इसको जलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। कल रात को मुझे शिवम का सपना आया, वो रो रहा था और इधर बैग मांग रहा था। उनके पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि क्यों उनको एक्सीडेंट के बाद में इधर शिवम का बैग नहीं मिला था, क्योंकि वो बैग लेकर के शायद वहां से चला गया था या कुछ भी ऐसा हो सकता है। उनको कुछ क्लियर नहीं था, सिर्फ अंदाजा था उनका। उन्होंने उस बैग को भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके बाद से कभी भी उन्हें शिवम अपने सपने में नहीं दिखाई दिए। इधर उन्होंने और भी जानकारी इसके बाद में हासिल करने की कोशिश की, तो उनको मालूम चला कि कई आत्माओं को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्हें मुक्त कैसे होना है। जैसे शिवम था, उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि वो मरा भी हुआ है, जिंदा है। बहुत ही अच्छा बच्चा था वो, बस वो अपने पापा को ढूंढ रहा था। और शायद अगर उधर शेखर उसको नहीं देखते तो शायद वो जिंदगी भर भटकता ही रहता। और ऐसी आत्माओं के बारे में हमने सुना भी है कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं इनको अक्सर काले जादू के लिए उपयोग कर लिया जाता है, या कोई तांत्रिक या फिर इसी के साथ साथ जो अघोरी होते हैं वो इन्हें पकड़ लेते हैं और फिर इनसे जो है अपना मतलब सिद्ध करते हैं। लेकिन उधर शेखर का साथ उसको मिला और फाइनली उस बच्चे को यहाँ पर मुक्ति मिल गई। तो ये कहानी जो थी ये काफ़ी ज़्यादा अलग थी मेरी नॉर्मल कहानियों से, और इतनी हॉरर तो मैं इसको नहीं कहूँगा, बट फिर भी एक इमोशनल कहानी ये ज़रूर है। इसीलिए शायद मैंने कहा था कि ऐसी कहानी कभी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं करी। बाकी ये पूरा का पूरा किस्सा था जहाँ पर शेखर की मुलाकात एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे बच्चे से हुई जिसको ये बात मालूम ही नहीं थी कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। और शेखर को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उनको अपनी सेंसेस पर विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी उन्होंने क्या देखा है, क्या सुना है। आज शेखर जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी भी उनको शिवम की बातें याद ज़रूर आती है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा था यहाँ पर शेखर का। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ उस स्टोरी को आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी आप अपनी स्टोरी को मुझे भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी सहजता और उसी तमीज़ के साथ में रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मुझे भेजा है। बस ये मेरी एक आपसे दरख्वास्त रहेगी। अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। बाकी आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।